नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय परंपराओं की यदि हम बात करते हैं तो उसमें एक विशेष नाम हमें समय समय पर सुनाई देता है और वह नाम है कुंभ। कुंभ को लेकर हम कह सकते हैं कि वास्तव में अनेक विदेशी लोग भी हमारे यहाँ शोध करने के लिए आते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं, और सुदूर गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी जहाँ कहीं भी कुंभ हो रहा होता है उसके साथ अपना एक विशेष जुड़ाव महसूस करता है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में एक लंबे समय से, अनेक सदियों से जिस प्रकार से ये कुंभ हमारे इस देश में यहाँ के जन सामान्य को एक सूत्र में जोड़ने का काम करते हैं, उसके साथ ही इसका सामाजिक और आध्यात्मिक, धार्मिक ऐसा विशेष महत्व है। किंतु इस बार का जो कुंभ है वह अपने आप में कुछ विशेष है और उसे पॉलीथीन मुक्त कुंभ भी कहा जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान अशोक कुमार शर्मा जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अशोक कुमार शर्मा जी अपना संस्थान के प्रांत संयोजक हैं। अपना संस्थान अर्थात अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, उस संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं अशोक कुमार जी। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अशोक जी, आपसे सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से कुंभ का नाम आता है, पुरानी फिल्मों में भी सामान्यतः ये दिखाया जाता था कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए। एक जन सामान्य में एक इस प्रकार की छवि कुंभ की बनी हुई थी। करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक सामाजिक महत्व तो है, लेकिन हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे कि वास्तव में कुंभ है क्या, कैसे प्रारंभ हुआ। मैं सर्वप्रथम दूरदर्शन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ लिया। कुंभ, वैसे वास्तव में कुंभ का अर्थ होता है कलश, और ये जो कलश है ये समुद्र मंथन हुआ था जी। उस समय देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था जी। और उसको मंथन करने से जो अमृत निकला था, जिसको पीने से अमर हो सकते हैं, इस प्रकार उस कलश के लिए दानव और देवता आपस में झगड़ने लगे। लेकिन प्रभु की कृपा से वह कलश देवताओं के हाथ में आया और देवता उसको लेकर के स्वर्गलोक की ओर जाने लगे। तो उसमें से उनकी जो बूंदें हैं, कलश में से 4 बूंदें वो 4 स्थानों पर गिरी जी। उनमें से एक स्थान था हरिद्वार, एक था नासिक, एक था उज्जैन और एक था प्रयागराज। और वो जो स्थान थे वो एक पवित्र स्थान, यानी जहाँ का जल पीने से हम भी अमर हो सकते हैं, हम भी स्वस्थ हो सकते हैं, इस प्रकार की भावना। और उनको ले जाने में, धरती लोक से स्वर्ग लोक ले जाने में 12 दिन लगे थे। इसलिए एक दिन को 1 वर्ष के बराबर मानते हुए 3-3 वर्षों से एक स्थान पर कुंभ लगते हैं। इस प्रकार 12 वर्षों में 4 स्थानों पर क्रमशः हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थानों पर ये कुंभ का आयोजन होता है। पूरे भारतवर्ष से लोग, साधु, सन्यासी, महात्मा, सब लोग आकर के एक सुखद आनंद की अनुभूति करते हैं। आनंद ही नहीं तो यह एक भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में अपने आप को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि हम इस भारत माता के पुत्र हैं। एक साथ बिना जाति भेद के, बिना ऊंच नीच के, बिना क्षेत्रवाद के वो वहाँ एकत्रित होते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो अशोक जी, इस बार का जो कुंभ है वो किस स्थान पर आने वाला है, कब से प्रारंभ होने वाला है? अभी जो इस बार का जो कुंभ है वो 11 मार्च 2021 से हरिद्वार में इसका प्रारंभ होगा। प्रथम स्नान 11 मार्च को शाही स्नान होता है जी। साधु संत सर्वप्रथम स्नान करते हैं, और दूसरा जो शाही स्नान है वो 27 अप्रैल को होने वाला है। इस वाले जो कुंभ है उसमें विचार किया कि जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे संत महात्माओं ने, हमारे देवी देवताओं ने हमको एक जो पवित्र स्थान दिया, जिस स्थान पर हम जाकर के अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, और वह स्थान गंदा नहीं हो, क्योंकि काफ़ी वर्षों से हम सब देख रहे हैं कि जो एक पॉलीथीन नाम का एक जो जिन है वह किस प्रकार से जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित कर रहा है। इसमें जानकारी ये चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से पॉलीथीन मुक्त कुंभ की बात इस बार की जा रही है, अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में, अनेक चैनल्स पर इसकी चर्चाएं भी निरंतर हो रही हैं।
पॉलीथीन मुक्त कुंभ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन इतना बड़ा कार्य करेगा? आज दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 10 से 15 पॉलीथीन का उपयोग करता है। कुंभ में लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं। इतने लोग पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, या करेंगे तो फिर उसको मुक्त कैसे करेंगे? कौन इसके लिए काम करने वाला है? क्या सरकारें करेंगी या कोई सामाजिक संगठन करेंगे? पॉलीथीन मुक्त कुंभ से क्या तात्पर्य है? अभी अपना संस्थान और बाकी सारे सामाजिक संगठन जगह जगह पर, गांव-गांव में इसका एक जन जागरण हो रहा है कि हम पॉलीथीन, सर्वप्रथम तो हम चाहें कि हम कपड़े का थैला उपयोग में लाएं, पॉलीथीन का उपयोग नहीं लाएं, लेकिन फिर भी जो एक प्रकार की आवश्यकता है हम उसको येन केन प्रकार रोक नहीं पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है, जन संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, और हम सब भी नहीं चाहते कि पॉलीथीन आए, लेकिन उसका एक विकल्प नहीं होने के कारण से वह हमारे घर में आ जाती है। तो इसके लिए जो सामाजिक संगठन है उन्होंने तय किया है कि कोई बात नहीं, किसी कारण से आती है तो फिर हम उसको उनको एक बोतल देंगे। जैसे ही कोई कुंभ में आएंगे तो हम उनको बोतल देंगे। बोतल देने के उपरांत और एक उनको स्टिक देंगे, और उन्होंने जो जो पॉलीथीन उपयोग में लाए हैं वो पॉलीथीन ज़मीन पे न डाल करके, नदियों में न डाल करके, सार्वजनिक स्थानों पे न डाल करके उनको उस बोतल में बंद कर देंगे। तो वह पॉलीथीन फिर हमें बाहर दिखाई नहीं देगी, और जब वो बाहर दिखाई नहीं देगी तो वह नदी को यानी जल को ख़राब नहीं करेगी, वह जंगल को ख़राब नहीं करेगी, वह जानवर को ख़राब नहीं करेगी, वह जन को ख़राब नहीं करेगी। इसके लिए वहाँ पर अपने जो जन संगठन के कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे। इसी प्रकार से जो धार्मिक संस्थान है हमारा, उनमें साधु संतों को भी इसके लिए जागृत किया जा रहा है। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, मंदिर हैं, मठ है, वहाँ पर जाकर के साधु संतों से संपर्क करके वो स्वयं भी इस कार्य में रुचि ले रहे हैं, समाज भी रुचि ले रहा है, और जन जागरण और सरकार भी फिर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करेगी। इस प्रकार की एक अपेक्षा है, ऐसी एक आशा है, और हमें लगता है कि निश्चित रूप से इस बार का जो कुंभ है वह पॉलीथीन मुक्त कुंभ होगा। तो अशोक कुमार जी का यह कहना है कि इनको आशा है कि इस बार का कुंभ पॉलीथीन मुक्त कुंभ होगा, और इस कुंभ को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान, अपना संस्थान काम कर रहा है। साथ में अनेक सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं, और जानकारियां ये भी आ रही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यह तय किया है कि वे भी इस कुंभ को पॉलीथीन मुक्त कुंभ बनाने में अपना पूरा योगदान देने वाले हैं। पॉलीथीन मुक्त कुंभ से तात्पर्य हम ये भी समझ सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी समय समय पर ये आह्वान करते रहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पॉलीथीन मुक्त, प्लास्टिक मुक्त कुंभ करने की जो बात की जा रही है, जो बहुत पतला पॉलीथीन होता है जिसको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, वो सिंगल यूज पॉलीथीन होता है। मोटा यदि प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल हो जाता है, उसका अनेक बार उपयोग हो जाता है, लेकिन इस पृथ्वी के लिए, जल के लिए, जमीन के लिए, जंगल के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक वो बहुत ही हानिकारक है। अशोक जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ में जाएगा उसे आपके संस्थान की तरफ से और अनेक वहाँ कार्यकर्ता होंगे, उनकी तरफ से जैसे वो प्रवेश करेंगे एक बोतल उनको दी जाएगी, और वहाँ जो भी कोई पॉलीथीन का उपयोग होता है उसको वो उस प्लास्टिक उसकी बोतल के अंदर डालेंगे। साथ में एक नाम और सुनने में आ रहा है कि आप वहां पर इको ब्रिक्स का भी कुछ उपयोग करने वाले हैं, कुछ इको ब्रिक्स बनाने की भी बात है। आखिर ये इको ब्रिक्स क्या है? इको ब्रिक्स एक ऐसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। अब समाज को हम काफ़ी जन जागरण करते हैं, लेकिन पॉलीथीन सरकार भी उस पर बैन लगा रखा सरकार ने, लेकिन हम उसको कहीं न कहीं देखते हैं कि वो रुक नहीं पा रही है। तो इसके लिए सोचा भी कहीं न कहीं इसका कोई उपयोग किया जाए, जो सर्वसाधारण है वह व्यक्ति इसमें सहभागी बन सके। और सहभागी कब बनेगा? जब हम उसको आर्थिक स्रोत उसके सामने रखेंगे। यदि उसको मालूम चलेगा कि मुझे इससे आमदनी होने वाली है, तो फिर प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक हो चाहे कोई भी हो, उसको ध्यान रहता है यदि मुझे किसी कार्य करने से 2 पैसे मिलेंगे तो फिर वह कार्य नहीं करेगा। इसके लिए हमने इको ब्रिक्स का मतलब जो ईंटों की जगह हम उसका उपयोग कर सकते हैं मकान बनाने के लिए,
जो हम बोतल लेंगे तो उस बोतल में ठूंस ठूंस करके पॉलीथीन भरेंगे, तो वह जो बोतल है वो ईंट की तरह बन जाएगी। और वह ईंट हम ईंट की जगह जो हम मकान बनाने में पत्थर वाली जो ईंट होती है उसका उपयोग करते हैं, उसकी जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। अशोक जी, मैं चाहूँगा कि इको ब्रिक्स के उपयोग बताने से पहले आप हमारे दर्शकों को एक बार वो बता दें कि इको ब्रिक्स किस प्रकार से बनाई जा सकती है। जैसा आप कह रहे हैं कि पॉलीथीन के उपयोग, पॉलीथीन और बोतल के माध्यम से एक इको ब्रिक तैयार की जा सकती है, और वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो जगह जगह फैला रहता है, जो कचरा फैला रहता है, उसका निस्तारण भी हो सकता है। हम चाहेंगे आप एक बार हमारे दर्शकों को ये प्रयोग के रूप में एक बार बता दें कि किस प्रकार से इको ब्रिक्स बनाई जा सकती है। बहुत अच्छा। ये जैसे बोतल है और इस बोतल को हमने लिया, ये आसानी से प्रत्येक घरों में उपलब्ध हो जाती है। और ये हमारे यहाँ जैसे पॉलीथीन वगैरह ये कचरा वगैरह पड़ा रहता है, तो हम इसको घर में जैसे ही लेकर के आते हैं तो उसको बाहर न फेंक करके इसको तुरंत हमने इसमें डाल दिया और इसको उसके बाद में एक लकड़ी से कोई रॉड से उसको टाइट करके उसको बंद कर दिया। इस प्रकार से यह है पॉलीथीन इस बोतल में बंद हो गई। इसको हमने कहा इको ब्रिक्स। अब तो इसका प्रयोग कितना वजन हो जाता होगा लगभग? इसमें एक बोतल में लगभग 300 ग्राम 350 ग्राम के लगभग वजन हो जाता है जी। और इसको हम मार्केट में हम खुद भी खरीद रहे हैं कि कोई भी जो इको ब्रिक्स बनाता है हमें 5 रुपये किलो में हमारे जगह जगह जो केंद्र हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर हम इसको खरीद रहे हैं। कोई भी नागरिक, कोई भी हमारा जो बंधु है, अब इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है? आप सामाजिक संगठन के रूप में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप लोगों को जागृत भी कर रहे हैं, और कुंभ में भी जिस प्रकार से पॉलीथीन मुक्त कुंभ की बात की जा रही है, वहां पर भी बहुत सारे इको ब्रिक्स का निर्माण तो हो जाएगा जी। हम ये तो कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन का कचरा जो जगह जगह देखने को मिलता है, चाहे कोई यात्रा निकल रही हो, चाहे कोई मेला हो, वहां जब भी हम देखते हैं उस मेले के बाद 1 महीने 2 महीने तक पूरी भूमि पॉलीथीन से पटी हुई नजर आती है, पूरी भूमि पर पॉलीथीन ही पॉलीथीन दिखता है। सफाई तो हो जाएगी, लेकिन ये जो इको ब्रिक तैयार हो जाएगी, इसका उपयोग आखिर समाज में कहां और किस प्रकार से हो सकता है? हम सब जानते हैं कि कुछ उपज ऐसी थी जिनका उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो घास के समान थी, जैसे अलसी है, उसी प्रकार से एलोवेरा है, उसका कोई उपयोग नहीं होता था। लेकिन हम देख रहे हैं अब किस प्रकार से एलोवेरा का उपयोग हो रहा है, अलसी का उपयोग हो रहा है। हम समाज के सामने लेकर के जाएंगे विषय को और उसका उपयोग बताएंगे, तो हम बताएंगे देहरादून के जो पार्क हैं वो इको पार्क्स के नाम से डेवलप हो रहे हैं। यदि आपने चंडीगढ़ में एक पार्क है और उस पार्क में के टोटल जो वेस्ट है उसको बेस्ट बनाया गया है, यानी जितना जो वेस्ट है पूरा का, चाहे वो टायर हो, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई आपके कोई गाड़ी हो, कोई भी आइटम हो, उससे ही उस पार्क को डेवलप किया गया है। और आज कोई भी वहाँ चंडीगढ़ जाता है तो वह जो पार्क है वह एक पर्यटन स्थल के रूप में है, लोग उसको देखने जाते हैं। यानी वेस्ट से बनाया बेस्ट, तो गार्बेज को गोल्ड के रूप में तैयार करना, तो इसका हम मकान बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। मैं खुद ही, जैसे मेरे मकान के ऊपर की जो छत है उसमें मुझे 5000 ईंटों की आवश्यकता है। अब मैं मार्केट से वो वाली ईंट लेकर के आऊँगा तो 5 रुपये की अथवा 6 रुपये की पड़ती है। फिर दूसरी बात, हम जब पार्टीशन करेंगे तो हम वो पार्टीशन दीवार जो बना सकते हैं वो दीवार के ऊपर ही बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो दीवार बनाएंगे, क्योंकि ये वजन में हल्की है, इसलिए हम कहीं पर भी छत के पोर्शन पे दीवार बना सकते हैं, तो दीवार बनाने के काम में आती है। दूसरा, जो हम विभिन्न प्रकार के जो हाथी, कैमिल, डॉग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर में भी इनको उनमें ठूंस ठूंस के भर देंगे तो वह मजबूत बन जाएगी और उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, तो वहाँ भी इसका उपयोग है। इतना ही नहीं है, तो जो पेड़ की जो मेड़ बनाते हैं उसमें हम ईंटों का प्रयोग करते हैं, उसमें कलरफुल ईंट लगाते हैं, तो हम इसमें कलरफुल जो पॉलीथीन भरेंगे, कुछ पॉलीथीन काली होती है, कुछ पॉलीथीन पीली होती है, कुछ पॉलीथीन नीली होती है, तो हम वो अलग अलग प्रकार की पॉलीथीन इसमें भर के वो इको ब्रिक्स तैयार करेंगे, तो वो फिर हम पेड़ों के चारों तरफ भी लगा सकते हैं, मकान बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, पार्टीशन बनाने के काम में भी ले सकते हैं, और फिर हम इसको और भी अनेक प्रकार से जो अपने स्टूल है, जैसे चार जो ये अपनी
बोतल है, इन 4 बोतल को हमने इसके ऊपर एक लकड़ी का पाटा सा लगा देंगे तो स्टूल के रूप में काम आ जाएगी, सोफ़ा के रूप में काम आ जाएगी। ऐसे अनेक प्रकार से टेबल के रूप में काम आ सकती है। सेंट्रल टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, ऐसे अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है और ये आर्थिक यानी अर्थतंत्र का केंद्र बनने वाली है। और जैसे ही अर्थतंत्र का केंद्र बनेगी तो फिर प्रत्येक बालक वो उसको बाहर नहीं फेंकेगा, वो अपनी मम्मी से पापा से तुरंत कहेगा मुझे इको ब्रिक्स बनानी है और तो मुझे एक इको ब्रिक्स के 3 रुपये 4 रुपये मिलने वाले हैं। तो इसलिए आर्थिक स्रोत हम इसको बनाएंगे, समाज में इस प्रकार का जन जागरण करेंगे तो निश्चित रूप से पॉलीथीन हमें बाहर दिखाई नहीं देगी कुछ समय के बाद। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में ही अपना संस्थान ने भी एक ये नया अभिनव प्रयोग किया है कि वास्तव में जिस सिंगल यूज प्लास्टिक से केवल भारत नहीं अपितु पूरा विश्व परेशान है, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है वो कई वर्षों तक ये भूमि में मिल नहीं सकती और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त करती है, भूमि को और भी बहुत से इससे नुकसान हैं। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सहित अनेक शहरों में कचरे के जो पहाड़, सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए हैं कचरे के, उसका भी निस्तारण बहुत आसानी से किया जा सकता है। साथ ही ये भी किया जा सकता है कि यदि आपके यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आती है तो सामान्यतः गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग करने की बात की जाती है, उसी में से ये भी विषय आता है कि घर में जिस भी प्रकार का पॉलीथीन आता है उसको एक बोतल में आप बंद करके रख सकते हैं। और खासतौर पर जिस प्रकार के छोटे कोई पाउच आते हैं उसको ऊपर से तिकोना जैसे काट के और बाहर फेंक दिया जाता है। तो अपना संस्थान इस दिशा में भी जन जागरण का काम कर रहा है कि उसको फेंकिए मत, और उसको एक टुकड़ा काट के मत फेंकिए, उसको जैसे आप काट के उपयोग करते हैं उसके तुरंत बाद उसको पॉलीथीन को उसको आप बोतल में बंद कर सकते हैं। आज के इस दौर में वास्तव में सिंगल यूज पॉलीथीन को जिस प्रकार से जिन कहा गया है, उस जिन को उस बोतल में बंद करके ऊपर से आप ढक्कन लगा देते हैं तो वो जिन बाहर नहीं निकलेगा, पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। और इस विचार को, इस विषय को बहुत आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से कुंभ को पॉलीथीन मुक्त कुंभ कहा गया है, उसके साथ में ही उसका उपयोग भी अनेक पार्कों में सजावट की वस्तुएं बनाने में भी निरंतर हो रहा है। ये विचार धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो वास्तव में हम इस धरा को, हम इस वसुंधरा को, हम इस भारत भूमि को और सुंदर बना पाएंगे। अशोक जी, आपसे जानकारी ये भी लेंगे कि आपका संस्थान जिस प्रकार से कुंभ को लेकर, पॉलीथीन मुक्त कुंभ की बात कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, उसमें जन सामान्य की सहभागिता भी आपने क्या सुनिश्चित करने के लिए कोई विचार किया है? बिना जन सहभागिता से तो कुछ भी काम संभव नहीं है जी। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना योगदान होता है, तभी जाकर के हम उस कार्यक्रम में सफल हो पाते हैं। इसके लिए अपना संस्थान ने अलग अलग विभाग बना रखे हैं, जैसे शिक्षण संस्थान है। अब शिक्षण संस्थान है तो बच्चों को जो शिक्षक हैं उनके पास जाकर के विषय को लेते हैं, और जो शिक्षक होते हैं जो अपने बच्चों को जब बात बताते हैं तो 100% बच्चे उसका एक प्रकार से पालन करते हैं। दूसरा जो विषय होता है वो होता है धार्मिक संस्थान। संतों की बात समाज मानता है। संत महात्मा जो भी अपने धार्मिक संस्थान के प्रमुख होते हैं, चाहे वो गुरुद्वारे के अपने संत महात्मा होते होंगे, वो जब बात बोलते हैं तो उनकी बात को समाज मानता है, तो उनके माध्यम से यह विषय समाज में जाने वाला है। तीसरा, जो विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं समाज में, जिन्होंने लक्ष्य ही केवल मात्र समाज कार्य का ले रखा है, तो उनके बीच में भी हम इस विषय को लेकर के जा रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी विषय पहुंचने वाला है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया प्रचार, क्योंकि जो काम हो रहा है समाज में, जो आम व्यक्ति काम कर रहा है, वह काम ऊपर तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये काम हम उसको भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से नारी शक्ति समूह भी बना है, क्योंकि हम पुरुष वर्ग माना कि हमारे को बात समझ में भी आ गई और हम करने को तैयार भी हो गए, लेकिन यदि नारी शक्ति का यदि मन नहीं बनाया तो, क्योंकि काम तो अंतोगत्वा उन्हीं पर ही होना है, घर पर ही होना है वो काम, इसलिए नारी शक्ति का जागरण हो, इसके लिए एक नारी शक्ति समूह भी हमने बनाया है। इस प्रकार से शिक्षण संस्थान के माध्यम से, धार्मिक संस्थान के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक ये विषय लेकर के जाने वाले हैं, और उनके माध्यम से यह काम निश्चित रूप से सफल होगा
और हम हर एक व्यक्ति तक पहुंच हमारी बढ़ेगी। तो अशोक कुमार जी का ये कहना है कि वास्तव में ये जो पॉलीथीन मुक्त कुंभ की जो बात है, कुंभ प्रारंभ होने के पहले से ही इन्होंने इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है और समाज में जन जागरण जिस भी माध्यम से हो सकता है, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जनसंपर्क हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से हो या संत महात्माओं के माध्यम से हो, हर एक वर्ग तक, हर एक समाज तक, हर एक घर तक यह विचार पहुंचे कि सिंगल यूज पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक है। और ये कुंभ एक बड़ा अवसर हो सकता है कि इस विचार को, इस विषय को घर घर तक पहुंचा दिया जाए। अशोक जी, जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर कहते हैं कि सिंगल यूज पॉलीथीन के उपयोग से हमें बचना चाहिए, और आप भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, अनेक सामाजिक संगठन और भी काम कर रहे हैं। लेकिन जन सामान्य ये सोचता है कि यदि आज पॉलीथीन को जीवन में से निकाल दिया जाता है तो बहुत असुविधा हो जाती है। इसके विकल्प के रूप में आप और क्या देखते हैं? कोई भी बड़ा आयोजन है, शादी विवाह, घर में कोई पार्टी, कुछ और अन्य कोई भी, सामान्य रूप से हम देखते हैं हमारे राजस्थान में भी अनेक यात्राएं निकलती हैं, तब भी कोई पानी पिलाता है, कोई शरबत पिलाता है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अधिक होता है। उसका विकल्प क्या कुछ हो सकता है? हम जब विचार करते हैं तो विकल्प बहुत सारे ध्यान में आते हैं। जब हमारी इच्छा होती है जी, ऐसे कहते हैं देयर वेयर देयर इज विश देयर इज वे। जब हमारी इच्छा होती है तो रास्ते भी निकलते हैं। अब समाज में लोग कपड़े के बैग बनाने लगे हैं। रायपुर के कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बाज़ार में हम जो भी खरीदने के लिए आता है उसको कपड़े का बैग देते हैं, और उसके जो वो ख़रीदता है तो उसको 10 रुपये उसमें ऐड कर देते हैं, और उसको कहते हैं कि भैया जब आप वापस इसको रिटर्न करेंगे तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाएंगे, आप सामान घर पे ले जाइए और आते जाते इस बैग को जब लौटाएंगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इसार के महाराज हैं, उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा आधा आश्रम बेच करके 2 लाख कपड़े के बैग समाज में वितरित किए। आधा आश्रम बेच आधा के आश्रम उस राशि से अब आप कपड़े के थैले बनवाए हैं। कपड़े के थैले, बहुत अनुकरणीय उदाहरण है। तो इस प्रकार से समाज में लोग लगे हुए हैं। हमने भी हमारी तरफ से अपना संस्थान की ओर से 50,000 बैग कपड़े के हमने समाज में वितरित किए हैं कि भाई हाथ में रखो कपड़े का थैला, ना करो देश को मैला। यानी हम साथ लेके जाएं तो कपड़े का थैला लेकर के जाएं और उसमें सामान लेकर के आएँ। फिर भी आप लेकर के आते हैं तो फिर हमने ये नया विकल्प आपके सामने अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, उसकी कार्यशाला का भी अभी आयोजन किया है कि किस प्रकार से हम यदि लेके भी आ जाते हैं तो उसको बोतल में उसको पैक करके फिर उसकी आर्थिक आमदनी भी कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से अशोक कुमार जी ने बताया कि वास्तव में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग हम सीमित कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हमारे स्वभाव में आ जाएगा, और हमें ध्यान में भी होगा आज के 15, 20, 25 वर्ष पहले तक पुराने लोग जानते हैं जब भी घर से बाहर निकलते थे अपने हाथ में कपड़े का एक थैला अवश्य रखते थे। यदि कोई सामान उनको बाजार से घर पर लेकर जाना है तो वो कपड़े के थैले में वो सामान लेकर जाते थे। लेकिन पॉलीथीन में जिस प्रकार की एक प्रकार से आदत हो गई सहूलियत के साथ में, और वो जिस प्रकार से विकराल रूप धारण करते हुए जमीन को, पानी को, जंगल को, इनको सबको खराब कर रहा है, तब कहीं ना कहीं इस देश के सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सीमित किया जाए, उसके विकल्प किस प्रकार से खड़े किए जाएं। राजस्थान में भी अनेक स्थानों से इस प्रकार की जानकारियां भी आ रही हैं कि अनेक सामाजिक संगठन मिलकर और किसी न किसी धातु के बर्तन एक साथ इकट्ठे खरीद लेते हैं, और शादी विवाह या अन्य कोई भी आयोजन होता है, सहभोज का कार्यक्रम होता है, तो जिस प्रकार से अधिकतम उपयोग ऐसा हो, ऐसे बर्तनों का हो कि जिनको सिंगल यूज प्लास्टिक का, जिनमें कोई न कोई उपयोग नहीं होता हो, उन बर्तनों को ले जाके भी वो इस प्रकार से कार्यक्रम कर सकते हैं, जिससे पानी के जिस प्रकार से गिलास, प्लास्टिक के गिलास जो होते हैं उनका आप उपयोग करने से बच सकते हैं। जिस प्रकार से सड़क के दोनों तरफ पॉलीथीन फैली रहती है, प्लास्टिक के गिलास फैले रहते हैं, उससे बचा जा सकता है। इस प्रकार से वास्तव में सामाजिक तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि अनेक संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है, बहुत संक्षेप में हम हमारे दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहेंगे कि पॉलीथीन मुक्त कुंभ में एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है। पॉलीथीन का हम सब जानते हैं, इसका जो किस प्रकार से इसका नुकसान रहता है। ये सीवरेज को ब्लॉक कर रही है, ड्रेनेज को ब्लॉक कर रही है। जो पानी का जो लेवल आज नीचे जा रहा है उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं पॉलीथीन है, क्योंकि वो ज़मीन में जब धंस जाती है
तो फिर वो जो बारिश होती है तो बारिश का पानी अंदर ऑब्जर्व नहीं होता मिट्टी में, और इसलिए धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। इसी प्रकार से वो समुद्र में जाके मिलती है। तो ऐसे ध्यान में आ रहा है कि प्रतिवर्ष 11 लाख जो समुद्री जीव हैं उनकी एक प्रकार से हत्या हो रही है। 700 प्रकार की जो प्रजातियाँ है वो लुप्त हो चुकी है इस पॉलीथीन के कारण से। तो ऐसा एक जो इसका एक नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। आज आप पेपर में भी देख रहे हैं, रोजाना समाचार में आता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका जब टेस्ट होता है तो उसके शरीर में से किस प्रकार से माइक्रो प्लास्टिक उसमें आती है, क्योंकि वो जो ज़मीन में जो पॉलीथीन जा रही है वो केन प्रकार पेड़ पौधों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और वह डाइऑक्सिन नाम की जो जहरीली गैस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अस्थमा हो, चाहे आपके कैंसर हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आज हमारे को घर कर रही है। उसका मुख्य कारण पॉलीथीन ही है। लेकिन ठीक है, अब जो समस्या है वो है, लेकिन उसका जो समाधान है वो हमारे पास है कि हम कपड़े के बैग का उपयोग करें। हम छोटी छोटी बातों के लिए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। जैसे हमारे जो प्लास्टिक के गिलास है, अब घर में 20 लोगों का कार्यक्रम है तो हम एक जग भी रख सकते हैं, एक स्टील का गिलास भी रख सकते हैं, और उसके माध्यम से हम जल एक प्रकार से जल का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं है तो हम जो पॉलीथीन के जो पत्तले वगैरह यूज करते हैं उसमें भी माइक्रो पॉलीथीन होती है। उसकी जगह हम पत्तलों का जो पत्तल जो उसके पत्तों की होती है वो पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। हम कागज़ के गिलास आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कम ये जो इको ब्रिक्स है, जिसको हमने संतों ने कहा ये तो पुण्य शिला है, क्योंकि इसके माध्यम से तो हम जानवरों को बचा सकते हैं, जल को बचा सकते हैं, जंगल को बचा सकते हैं, इस ज़मीन को, इस भारत माता को बचा सकते हैं। इसलिए इसका नाम पुण्यशिला है। ये हम उपयोग में लाएं तो निश्चित रूप से हम पॉलीथीन से निजात दे सकेंगे। तो अशोक कुमार जी का ये कहना है कि वास्तव में जो इको ब्रिक्स इन्होंने अभी हमारे को यहाँ बनाकर भी दिखाई, वो इको ब्रिक्स केवल इको ब्रिक्स नहीं है, वो वास्तव में पुण्यशिला है। और ये पुण्यशिला नाम हमारे देश के संतों ने इसको दिया है। जिस प्रकार से इसका सार्वजनिक रूप से पार्कों में उपयोग हो रहा है वो तो एक विषय है ही, लेकिन नित्य नई खबरें हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखने को हमारे को मिलती हैं कि गायों के जो पेट के ऑपरेशन होते हैं उसमें कई किलो पॉलीथीन जिस प्रकार से निकलती है, वो पॉलीथीन यदि बाहर रहेगी नहीं तो गाय भी पॉलीथीन नहीं खाएंगी, और गायों का भी इसमें हम कह सकते हैं कि उनके भी स्वास्थ्य की रक्षा होगी। बाहर पॉलीथीन नहीं जाएगा तो एक सुंदर वातावरण बनेगा, और वास्तव में भूमि की क्षमता, उर्वरा क्षमता वो तो बढ़ेगी ही। इस प्रकार से सिंगल यूज पॉलीथीन को बचाने के लिए हम इको ब्रिक्स का, पुण्यशिला का उपयोग कर सकते हैं। साथ में दैनिक जीवन में हम थैले का उपयोग यदि पुनः करने लग जाएं, जिस प्रकार से कार्यक्रम में ये बात भी आई कि साथ में रखो कपड़े का थैला, मत करो देश को मैला, ये संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, अशोक कुमार जी के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। हम एक बार पुनः सभी दर्शकों से भी ये आग्रह करेंगे कि जहां तक हो सके सिंगल यूज पॉलीथीन के उपयोग से बचें, इस देश को आगे बढ़ाएं। इस पर्यावरण का संरक्षण करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। हम सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। अशोक कुमार जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, पॉलीथीन मुक्त कुंभ के बारे में आपने चर्चा की, इको ब्रिक्स की आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।